अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डायमेंशंस के ऊपर लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से हम कैसे ड्राइव करते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि तमाम फार्मूलाज डायमेंशनल एनालिसिस से हम ड्राइव नहीं कर सकते। कुछ इस प्रोसेस के लिमिटेशंस भी हैं जो मैं लेक्चर के एंड पे आपसे डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट के जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस होंगे वो यूनिवर्सिटी टेस्ट के रिलेटेड हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे समझते हैं कि इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज नहीं आता, वो इसको एज अ न्यूमेरिकल डील करते हैं जिस तरह बोर्ड में आएगा। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव करेंगे और ये मोमेंटम डिपेंड करता है मास ऑफ पार्टिकल पे और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे। फार्मूला ड्राइव करने का प्रोसीजर सेम होगा। आप लोगों को मैं तमाम प्रोसीजर समझा देता हूँ। टोटल मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स 4 फार्मूलाज ड्राइव करवाऊंगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिन जिन फैक्टर्स पे वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसका फार्मूला आपने ड्राइव करना है वो डिपेंड करती होगी, वो फैक्टर्स हमें गिवन होंगे। अगर वो फैक्टर्स कोई हम अपने पास से खुद भी इन्वॉल्व करते हैं या कोई ऐसा फैक्टर लिख देते हैं जिस पे वो फार्मूला डिपेंड नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। इस डायमेंशनल एनालिसिस की ब्यूटी ये है। तो अब आप लोगों ने इस प्रोसीजर को फुल तवज्जो से समझना है। सबसे पहले आपने डाटा की हेडिंग देनी है और उसके अंदर वो तमाम फैक्टर्स लिख लेने हैं जिन पे वो फार्मूला डिपेंड करता है। जैसे मास ऑफ पार्टिकल उसका सिंबल m लिख लें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उसका सिंबल v लिख लें। हमारा टारगेट क्या है कि हमने मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव करना है। तो अब हम सोल्यूशन के अंदर आते हैं। देखिए मोमेंटम का सिंबल p होता है और वो डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी पे, ये हमें गिवन है। तो डिपेंड का मतलब होता है कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। कितना मास पे डिपेंड करता है, मास की पावर a लगा दें। और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना उस पर डिपेंड करता है, उसकी पावर b लगा दें। पहला स्टेप आपने ये करना है कि जिस चीज़ का फार्मूला ड्राइव करना है उसका सिंबल लिखें, आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं, आगे वो तमाम फैक्टर्स लिखें और उनके ऊपर पावर्स लगा दें। ए बी सी डी या कोई भी पावर्स आप एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखें, आप बेशक ऑर्डर चेंज कर दें, वेलोसिटी पहले लिख दें उसकी पावर ए लगा दें, मास बाद में लिख दें उसकी पावर बी लगा दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिसकी पावर होगी वही उसकी वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर देना और हमें पता है कि तब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़। अब ये इक्वेशन 1 आपने डाल देनी है। इसी इक्वेशन 1 के अंदर आपने ये जो पावर्स होंगी, जैसे अभी पावर आपको ए और बी नज़र आ रही हैं, इनकी वैल्यूज़ निकाल के हमने इक्वेशन 1 में प्लग इन करनी है। तो अब हमारे पास पावर्स निकालने का क्या तरीका कार है, हम दोनों साइड पे डायमेंशंस अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन कैपिटल एम और वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम इसकी डिमेंशन मोमेंटम की अप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास मास और वेलोसिटीज़ हैं उनकी डिमेंशंस अप्लाई करेंगे। तो अब ज़रा आप देखें, मोमेंटम की जगह MLT-1 इक्वल टू कांस्टेंट का तो कोई डिमेंशन नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। मास का डिमेंशन कैपिटल एम, ऊपर उसकी पावर ए आ जाएगी, और वेलोसिटी का डिमेंशन LT-1, ऊपर उसकी पावर बी आ जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी LT-1 इसकी डिमेंशन थी, इसके ऊपर पावर b भी है, तो ये लेंथ और टाइम दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यूं हमारे पास इस तरह से कुछ येलो कलर में इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद अब हम जो डायमेंशंस हैं इनकी मदद से पावर्स की वैल्यूज़ निकालेंगे a और b की। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, मास और लेंथ इनकी पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। किस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मास की पावर देखें कितनी है 1, और राइट हैंड साइड पे मास की पावर है a। तो बेसिस सेम है इनकी, मास है तो a पावर इक्वल होंगी, तो a की पावर a यहाँ हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब आप लेंथ देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेंथ लिखी हुई है, राइट हैंड साइड पे लेंथ की पावर b है। अगेन बेसिस सेम है, लेंथ सेम है नीचे बेस, तो इनकी पावर इक्वल होंगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो यूं अब हमारे पास a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का भी 1 आ गया, एक्सपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, मगर इक्वेशन 1 एक दफ़ा मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इक्वेशन 1 हमने बनाई थी, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर a और v की पावर b। तो यहाँ पे अब हम पावर्स की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। a भी 1 था, b की भी वैल्यू 1 आई थी, तो किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। अब देखें, अगर तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो लिख दें, अगर नहीं पता तो ऐसे ही आप लोग लिखा रहने दें। अब हमें पता है कि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू mv। यहाँ से अब आपने एक फैक्ट याद रखना है,
ये जो डिमेंशनल एनालिसिस जैसे आप फार्मूला इससे ड्राइव कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या जो भी कांस्टेंट अंदर आएगा उसका वैल्यू हमें डिमेंशंस के थ्रू पता नहीं चलता, बल्कि ये कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसीजर याद हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना है और हमें फैक्टर्स गिवन हैं ये येलो कलर में कि पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ मेटेलिक बॉब, एंगल थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगेन वही प्रोसीजर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, डाटा लिखें, डाटा में लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, हमें फैक्टर स्मॉल एल इसका सिंबल है, मास ऑफ मेटेलिक बॉब पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड पेंडुलम का, उसका सिंबल स्मॉल एम, इसी तरह एंगल थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये हमने तमाम फैक्टर्स लिखे। हमारा टारगेट क्या है, रिलेशन निकालना, मतलब फार्मूला ड्राइव करना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के लिए। और सोल्यूशन की तरफ अब हम आते हैं। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का उसका सिंबल टी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा किन किन फैक्टर्स पे, उन तमाम फैक्टर्स की पावर लगा देनी है आपने, जैसे मैस की पावर ए, लेंथ की पावर बी, थीटा की पावर सी और जी की पावर डी। अब अगेन मैं आपको कहूँगा बेशक आप जी पहले लिख के इसकी पावर ए लगा दें, थीटा पहले लिख लें इसकी पावर ए लगा दें, इससे कोई मैटर नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप लोग डायरेक्टली का साइन रिमूव करेंगे उसी तरह और हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा एक, और अगेन वही सारी इक्वेशन लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने अब पावर्स की वैल्यूज़ निकालनी, और पावर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी सी डी। तो अब हम पावर्स निकालने के लिए क्या तरीकाकार होगा, हम अभी आप लोग देखें कि हम दोबारा से वही इक्वेशन 1 लिखते हैं ताकि अब मैं आपको अगेन समझाऊँ। एंगल थीटा पहले आप समझिए, एंगल थीटा एक डिमेंशन लेस है, इसकी डिमेंशन कैसे निकलेगी, एस इक्वल टू आर थीटा, थीटा इक्वल होता है एस बाई आर, तो एस भी आर्क लेंथ डिस्टेंस है, इसकी डिमेंशन लेंथ होगी, रेडियस भी लेंथ है, इसकी डिमेंशन एल होगी, तो एल एल से कट जाएगा तो 1, तो मतलब थीटा डिमेंशन लेस है। देखिए मैंने जो पहला लेक्चर था ना डिमेंशन पे, उस पर मैंने आप लोगों को डिटेल में डिमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज़ की निकालनी सिखाई थी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पहले वो दोनों डिमेंशन वाले मेरे लेक्चर सुने, उसके बाद इधर आएँ, क्योंकि अभी इसके अंदर तो मैं डायरेक्टली डिमेंशन पुट करता जाऊंगा। तो अब आप देखें, अब हम डिमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लग इन करते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो टाइम का डिमेंशन टी हो जाएगा, कांस्टेंट का कोई डिमेंशन नहीं, मास का डिमेंशन एम ऊपर पावर ए, लेंथ का डिमेंशन एल ऊपर पावर बी, और थीटा डिमेंशन लेस है तो भी हमने देखा उसकी जगह 1 नहीं आ गया, उसकी पावर सी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डिमेंशन एल टी माइनस 2, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन ही ऊपर इसकी पावर डी। तो अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, ये जो डी है इसको अंदर मल्टीप्लाई लेंथ और टाइम से करते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये देखें लेंथ की पावर भी डी होगी और टी की पावर भी -2d। तो अब आप इनको कंबाइन कर लें, जैसे लेंथ राइट हैंड साइड पे 2 दफ़ा आ रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, और बाकी इसी तरह। अब आप देखें हमारे पास येलो कलर में इक्वेशन बनेगी, लेंथ की पावर b + d, आगे बाकी सारे फैक्टर्स वैसे के वैसे। अब अगेन हमारा टारगेट है ए बी सी डी, इनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है, और उसका तरीका कर क्या होता है कि हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, किस किस की एक्सपोनेंट्स, मास की, लेंथ की और टाइम की डिमेंशंस की, दोनों साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें हमें मास नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की भी पावर 0 हो वो 1 होता है। और राइट हैंड साइड पे मास की पावर ए आ रही है। अब नीचे देखें बेसिस सेम है, पावर इक्वल रखें तो ए हमारे पास 0 की इक्वल आ गया। अगेन अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लेंथ नहीं नज़र आ रही थी येलो इक्वेशन में, तो लेंथ की पावर हमने 0 लिखी, और राइट हैंड साइड पे लेंथ की पावर हमने b + d लिखी। तो यहाँ से अब b + d 0 की इक्वल और b आ जाएगा -d की इक्वल। अगेन अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे येलो कलर की इक्वेशन में t की पावर 1 थी और राइट हैंड साइड में t की पावर -2d था। यहाँ से बेसिस सेम है, इनकी टाइम सेम बेस है, तो पावर इक्वल होंगी, -2d 1 की इक्वल आएगा और d हमारे पास -1/2। अब देखें b किसकी इक्वल था, -d के, ये जो पहली लाइन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, b इक्वल था -d के, और d हमने कितना निकाला है, -1/2। तो d की जगह उसका वैल्यू प्लग इन करें तो हमारे पास b आ जाएगा 1/2। तो इस तरह अब हमने a का वैल्यू भी निकाल लिया 0, b का भी निकाल लिया 1/2, और d भी हमने निकाल लिया -1/2। और अब आप सोच रहे होंगे कि c की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि c तो ऑलरेडी 1 के ऊपर 1 की पावर c आ रहा है। अभी आप आगे देखें, अब हमने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 अगेन एक दफ़ा लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 थी, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट m का पावर a, लेंथ की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d। तो वैल्यूज़ अब हम प्लग इन करते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1/2, और थीटा की जगह जो कि 1 आया था, 1 की पावर c तो वो 1 नहीं होता, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 नहीं रहता है, और g की पावर -1/2।
तो यूं अब हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बचेगा, लेंथ की पावर 1/2, जी की पावर -1/2, क्योंकि m की पावर 0 थी, ये ख़त्म हो जाएगा और 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वही चीज़ रहती है। जी की पावर -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगी और दोनों ऊपर नीचे पावर्स 1/2 हैं, तो हम इनको रूट में भी लिख सकते हैं। ये देखें, तो ये अब हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। अब यहाँ से अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो वो लिख दें, अगर नहीं पता तो इसको एज इट इज़ ही लिखा रहने दें। तो यहाँ से अब हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इस प्रोसेस की फुल कंप्लीट समझ आए। हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है, उसका फार्मूला मालूम करना है और ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। येलो कलर में इसके फैक्टर्स गिवन है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो अब देखें जी, सबसे पहले उसी तरह डाटा में फैक्टर्स लिख लें। डेंसिटी ऑफ मीडियम रो सिंबल है इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, इसका ई सिंबल है। हमारा टारगेट है स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। प्रोसीजर मैंने क्या बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड वी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो उनकी पावर्स लगा दें, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो ये डेंसिटी का सिंबल है इसकी पावर ए और इलास्टिक मॉडुलस इसकी पावर बी। अब बेशक ई यानी इलास्टिक मॉडुलस पहले लेके इसकी पावर ए लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बनाएं। अब हमारा टारगेट क्या है कि पावर्स की वैल्यूज़ निकालना, उसके लिए हम डायमेंशन दोनों तरफ पुट कर देंगे। अब देखें ई क्या है, बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर ही होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर सेम चीज़ें हैं। प्रेशर होता है एक्शन और उसका रिएक्शन होता है इलास्टिक मॉडुलस। और ये प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डिमेंशन क्या होता है, mlt-2 और नीचे एरिया का एल स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस यानी ई का डिमेंशन बनेगा ml-1t-2। अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस का डिमेंशन कैपिटल एम और वॉल्यूम का डिमेंशन एल क्यूब। तो ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो ml-3। तो यूं अब हम इन तमाम की डिमेंशन प्लग इन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी की जगह उसका डिमेंशन lt-1। इक्वेशन 1 देखें, वेलोसिटी की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी डिमेंशन और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है उसका तो डिमेंशन होगा नहीं। तो डेंसिटी की डिमेंशन अभी हमने देखी थी ml-3, ऊपर इसकी पावर a आ जाएगी और इलास्टिक मॉडुलस उसकी डिमेंशन ml-1t-2 और ऊपर इसकी पावर b आ जाएगी। अब ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, m की पावर a, l की पावर -3a राइट हैंड साइड पे और इसी तरह b भी अंदर तमाम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें m 2 दफ़ा राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो m को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर पावर्स ऐड कर देते हैं। और इसी तरह लेंथ भी देखें, राइट हैंड साइड पे 2 दफ़ा आ रहा है तो लेंथ भी एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर -3a -b आपस में जोड़ देंगे। तो यूं हमारे पास ये येलो कलर में देखें फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसी तरह हम इनकी पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे मैस और टाइम की डिमेंशंस की, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है ए और बी का वैल्यू निकालना। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे मैस नहीं गिवन तो उसकी पावर 0 लिख लें और राइट हैंड साइड पे मैस की पावर a+b है, बेसिस सेम है तो a+b 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से पता चला a = -b। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टाइम की पावर -1 है और राइट हैंड साइड पे t की पावर -2b है, बेसिस सेम है, -2b -1 की इक्वल पावर इक्वल रखें और वहाँ से b हमारे पास आ गया 1/2। ये जो b 1/2 आया इसको ऊपर लिखें। ये देखें a हमारे पास क्या था, -b के इक्वल, और हम b की जगह उसका वैल्यू प्लग इन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा a = -1/2। तो अब हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, a हमारे पास -1/2, b 1/2 और अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 को हम अगेन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें जब हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे a और b की तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब आप देखें रो डेंसिटी की पावर -1/2 है तो वो नीचे आके +1/2 हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। और हमें पता है 1/2 दोनों पे पावर है तो हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं। तो ये जी हमने ड्राइव कर लिया स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला। रिजल्ट के अंदर आप लिख दें इसी फार्मूला को अगेन। अब मैं आपको लास्ट में एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमें एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो हमें पता है जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसी का हमने फार्मूला भी ड्राइव करना है। अब उसमें इसने खुद ही बता दिया है कि वो जो सर्कल है उसका रेडियस आर है और वो जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है। और फिर ये उनकी पावर इसने खुद ही बता दी है कि रेडियस की पावर यानी r की पावर n है और वेलोसिटी की पावर m है। तो आप लोग ये पावर्स मालूम करें। तो अगर ये ना बताता तो हमने पावर दे भी ले लेनी थी, अब उसने खुद ही पावर मेंशन कर दी है तो हम वही लेंगे। तो अब डाटा में देखें रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें एक गिवन है जिसपे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है और वेलोसिटी v। तो हमारा टारगेट है वो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला
करना और सर्कल में मूव करती बॉडी का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये देखें, एक्सेलरेशन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की पावर एन और वी की पावर एम के, और ये पावर्स उसने खुद बता दी थी कि रेडियस की पावर एन है और पावर वी की पावर वेलोसिटी की पावर एम है स्टेटमेंट के अंदर। तो अब आप उसी तरह डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लें। हमारा टारगेट है पावर्स की वैल्यूज़ निकालना। उसका अब आपको तरीका पता चल गया होगा कि दोनों तरफ हम डायमेंशंस प्लग इन करेंगे इक्वेशन 1 के। तो एक्सेलरेशन की जगह LT-2, रेडियस की जगह लेंथ, क्योंकि रेडियस लेंथ ही है, उसकी डिमेंशन L, और वेलोसिटी की डिमेंशन LT-1 ऊपर पावर M। अब पावर्स को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, तो अब देखें राइट हैंड साइड पे लेंथ 2 दफ़ा आ रही है, तो लेंथ 1 दफ़ा लिखेंगे, उसकी पावर Z कर देंगे और साथ t की पावर -m एज इट इज़। तो कंपेयर करेंगे जी अब हम एक्सपोनेंट्स को, किस किस की एक्सपोनेंट्स को, लेंथ और टाइम की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लेंथ 1 दफ़ा है और राइट हैंड साइड पे लेंथ है n+m। तो यूँ हमारे पास पावर आ जाएगी n+m = 1, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर इक्वल रखेंगे। फिर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -2 है, राइट हैंड साइड पे t की पावर -m है, बेसिस सेम है, पावर इक्वल रखेंगे तो m2 आ जाएगा। अब n+m 1 की इक्वल था तो m की जगह 2 पुट करेंगे तो यूं हमारे पास जो n है उसका आंसर भी -1 आ जाएगा। पावर्स हम निकाल चुके हैं, m की पावर 2, n की पावर -1, इनको हम प्लग इन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 अगेन लिख लेते हैं। तो अब हम जब इनमें वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। r की पावर -1 है तो इसको नीचे भेज देंगे तो फाइनल रिजल्ट ये है हमारे पास। तो ये हम अब इसको रिजल्ट के अंदर लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब लास्ट में मैं आपको लिमिटेशंस बताता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस के, वेरी इंपॉर्टेंट। वो वाले फार्मूलाज जिनके अंदर डायमेंशनल कांस्टेंट आ जाए उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे ये फार्मूलाज देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ, इनमें अब जो कांस्टेंट आ रहे हैं, जी भी डायमेंशनल कांस्टेंट है, कूलम्स लॉ के अंदर जो के आता है ये भी डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इस तरह के फार्मूलाज डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं होते। मैंने आप लोगों को डायमेंशनल कांस्टेंट जो मेरा लेक्चर 1 था डायमेंशंस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने अभी नहीं सुना वो ज़रूर उसको देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट कितनी तरह के होते हैं। एक डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। इसी तरह वेरिएबल्स का भी मैंने बताया हुआ है कि एक डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं और कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। सिर्फ और सिर्फ हम वही वाले फार्मूलाज डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव कर सकते हैं जिनके अंदर डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे। जैसे अभी हमने जितने भी ड्राइव किए हैं तमाम के अंदर डायमेंशन लेस कांस्टेंट थे। जैसे ये देखें, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर 2π एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये जो ड्रैग फोर्स है इसके अंदर भी देखें 6π एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तीसरा इसका लिमिटेशन देखें, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जिनके अंदर एक्सपोनेंट्स आ जाएं तो वो वाले फार्मूलाज भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर की इक्वेशन, कैपेसिटर की चार्जिंग की एक इक्वेशन है Q = Q0 e की पावर -t/RC। तो अब ये देखें इसमें t/RC एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ये वाला फार्मूला भी डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं होगा। इसी तरह वो वाले फार्मूला जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे आपने वर्क के फार्मूला में देखा होगा, वर्क होता है वर्क = FD cos थीटा। तो अब ये cos थीटा बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये वाले फार्मूलाज भी हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। लास्ट पे अपनी एक असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये आपका बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको ड्रैग फोर्स का मैंने फार्मूला बताया था ना, F = 6π η/RV। जैसे ये देखें, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे, एवरेज रेडियस के ऊपर। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का सिंबल ईटा होता है एन की तरह, एन को थोड़ा सा बिगाड़ के लिख देना है। रेडियस का सिंबल आर होता है। वेलोसिटी पे ये डिपेंड करती है मूविंग ऑब्जेक्ट के। और ड्रैग फोर्स, अब इसका आप लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसकी मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ एक, कि विस्कोसिटी जो है उसका डिमेंशन होता है ml - 1 t की पावर -1। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी इसकी डिमेंशन लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन वही कहूँगा, जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं सुना इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर 1 सुने। अच्छा जी, उसके बाद ये वाले 2 क्वेश्चन हैं जिस तरह एंट्री टेस्ट के अंदर इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, अमूमन बच्चे समझते हैं कि जी इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा बोर्ड में लॉन्ग के पैटर्न पे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी और भी काफ़ी बन सकते हैं। तो बहरहाल अगर आपने ये 2 और 3 वाला क्वेश्चन कर लिया तो आप इसके ऊपर आप समझे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकेंगे।